बहुत खबर लेकर आया हूं। विदेश, देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 1 घंटे में सब बताना है आपको, इसलिए जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में किन किन मुद्दों पर बात होगी 1 घंटे में आपको सबसे पहले वो बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले आज शुरुआत विदेश से करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री पोलैंड में हैं। पोलैंड से कौन कौन सी तस्वीरें आई हैं विस्तार से दिखाएंगे, और हाँ, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यूक्रेन रवाना होने वाले हैं, उसकी भी अपडेट बताएंगे। दूसरी खबर में बात फिर से कोलकाता रेप और मर्डर मामले की करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई दोनों ममता सरकार पर सख्त हैं। दीदी की पुलिस के कारनामे से सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में क्या क्या है, विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा। तीसरी खबर में बात छतरपुर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई की करेंगे। कल छतरपुर में भीड़ ने पथराव किया, आज मोहन सरकार ने सख्त एक्शन ले लिया है और मुख्य आरोपी का घर बुलडोजर से गिरा दिया गया है। एक एक तस्वीर दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा। चौथी खबर में आपको कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीर दिखाएंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस आज देश भर में ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने उतरी थी। पांचवी खबर में आपको इंदौर से आई एक खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे। महिला गैरेज की तस्वीर आई है, यहाँ हर कर्मचारी महिला है। छठवीं खबर में बात छत्तीसगढ़ की विधायक अनिला भेड़िया की करेंगे। प्रदर्शन करने गई थी, भीड़ ने भगा दिया। सातवीं खबर में आपको छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर दिखाएंगे। आप लोगों को लेकर मंत्री जी चिंतित हैं। अच्छी खबर है, जब आपका नेता आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहे और सुबह सुबह अस्पतालों का दौरा करने लगे तो अच्छी खबर होती है। आठवीं खबर में आपको मुरैना के नेशनल हाईवे की तस्वीर दिखाएंगे। कैसे मौत के गड्ढों से भरा हुआ है ये नेशनल हाईवे। ये नेशनल हाईवे नहीं, गड्ढा है। आखिर में आपको फिर एक रिसर्च दिखाऊंगा, इस बार चाय पर रिसर्च लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अब खबरों का डोज क्या है वो आपको बता देते हैं। चलिए पहली खबर देखिए क्या है। प्रधानमंत्री पोलैंड में है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में आज प्रधानमंत्री मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। प्रधानमंत्री का ये स्वागत खास रहा। पोलैंड में भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन के साथ उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री कल शाम करीब 5 बजे पोलैंड पहुंचे थे, 5:30 बजे। पोलैंड पहुंचने के बाद कल प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। आज प्रधानमंत्री पोलैंड के प्रधानमंत्री पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक किए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और पोलैंड के संबंध बेहतर हो रहे हैं। शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी मुलाकात की। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के पोलैंड दौरे की तस्वीर को दिखाते हुए ये रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। भारत का विजन ग्लोबल है, भारत का कल्चर ग्लोबल है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। दुनिया की हर एजेंसी, हर संस्था भारत के शानदार फ्यूचर की भविष्यवाणी कर रही है। अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने से ज्यादा दूर नहीं है। भारत का पोलैंड से खास रिश्ता रहा है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं। पोलैंड में जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के स्मारक बने हुए हैं। महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के 1000 से अधिक शरणार्थियों को शरण दी थी। इनमें से ज्यादातर बच्चे थे। ये शरणार्थी 1942 से 1948 तक वहां रहे थे। और आपको पता है, पोलैंड से आए बच्चों के लिए महाराज जाम साहेब ने पोलैंड से सेफ बुलाए ताकि बच्चों को उनकी पसंद का खाना मिले। साथ ही बच्चों को
पॉलिस कल्चर भी सिखाया गया। 1945 में आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और पोलैंड आजाद हो गया। साल 1948 तक ज्यादातर पॉलिश नागरिक देश लौट गए। बाद में महाराज दिग्विजय सिंह जी को पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला और महाराज साहेब का स्मारक बनाया गया, जहां कल प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। मतलब समझ गए ये कहानी क्यों सुनाई? पोलैंड से भावनात्मक लगाव है। महाराजा जी गुजरात के जामनगर से थे और अब प्रधानमंत्री भी गुजरात से हैं, तो एक ये कनेक्शन भी रहा। आप समझ गए। अब ये भी जान लीजिए कि पोलैंड जाने वाले भारत के चौथे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इससे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 25 जून 1955 को पोलैंड गए थे। इसके 12 साल बाद इंदिरा गांधी 8 अक्टूबर 1967 को पोलैंड यात्रा पर गई थी। फिर करीब 12 साल बाद ही मोरारजी देसाई 14 जून 1979 को पोलैंड यात्रा पर गए थे। अब 45 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचे हैं। कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 45 साल बाद कोई भारतीय पीएम पोलैंड आया है, कुछ अच्छे काम मेरे नसीब में ही लिखे। सुनिए क्या कहा था कल प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनाइए जरा। साथियों, पिछले एक हफ्ते से और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। ये तो बात हुई भारत पोलैंड के बीच भावनात्मक रिश्ते की, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद भारत और पोलैंड के बीच व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय यात्रा का मुख्य उद्देश्य रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और पोलैंड और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करना है। साल 2013 से लेकर 2023 तक यानी 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार 192% बढ़ा है। कितना? 192%। भारत और पोलैंड के बीच व्यापार बढ़ा है। सिर्फ साल 2023 की बात करें तो भारत और पोलैंड के बीच करीब 48,000 करोड़ रुपए का आयात और निर्यात हुआ है। 48,000 करोड़ का। इसमें भारत से पोलैंड को 33,146 करोड़ का निर्यात किया गया है और पोलैंड से भारत 14,770 करोड़ का आयात शामिल है। भारत ने पोलैंड में करीब 25,178 करोड़ का निवेश किया है, जबकि पोलैंड ने भारत में 5,749 करोड़ का निवेश किया है। कितने का? 749 करोड़ का। चलिए अब सीधे मुद्दे की बात बता दें। अगले साल पोलैंड यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अध्यक्ष बनने वाला है। ऐसे में राजनीतिक नजरिए से भी पोलैंड के साथ अच्छे संबंध भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब समझ गए। हर यात्रा के पीछे बहुत बड़े मायने और मकसद होते हैं। इतनी आसानी से कोई नहीं समझाएगा। हमने आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया। अब प्रधानमंत्री बस थोड़ी देर में पोलैंड से कहां जाने वाले हैं? यूक्रेन जाने वाले हैं। रात 9 बजे प्रधानमंत्री यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद खास है। यूक्रेन दौरे पर जाने से पहले ही कल प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कह दिया था कि भारत का मत साफ है, यह युद्ध का युग नहीं है। और आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को संदेश दे दिया कि युद्ध से नहीं, बातचीत से समाधान निकालें। सुन लीजिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा युद्ध को लेकर, सुनाइए जरा। बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए
डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। यूक्रेन 1991 में अलग देश बना था। उसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की यात्रा नहीं की है। इससे पहले पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर गए हुए थे। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहले रूस गए और अब यूक्रेन जा रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नज़र है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन ने कुछ दिनों से रूस की सीमा में घुसकर हमले शुरू कर दिए हैं। हर बार प्रधानमंत्री किसी देश का दौरा करने जाते हैं तो आपने देखा ही होगा स्पेशल विमान से जाते हैं। लेकिन आपको पता है इस बार प्रधानमंत्री मोदी का दौरा इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री युद्ध क्षेत्र में ट्रेन से यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड की राजधानी वारसा से यूक्रेन के कीव तक 10 घंटे ट्रेन में सफर करेंगे। क्यों करेंगे जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जिस ट्रेन में सफर करेंगे वो एक विशेष ट्रेन होगी जिसका नाम रेल फोर्स 1 है। आज इस ट्रेन को सोशल मीडिया पर खूब सर्च किया जा रहा है, इसलिए सोचा आपको विस्तार से बता दूं। इस ट्रेन को लग्जरी सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास सर्विस के लिए जाना जाता है। यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है उसकी तस्वीरें तो आप देखते ही होंगे। रॉकेट पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। वीडियो देखिए। ऐसे में कोई हिम्मत करेगा हवाई सफर करने का? बताइए आप, कौन वहां जाएगा प्लेन में? कब रॉकेट आके हवाई से टकरा जाए? बस यही वजह है कि खतरे को देखते हुए यूक्रेन में एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। सड़क से भी सफर करना खतरनाक है। यही वजह है कि बड़े से बड़े नेता दुनिया भर से यूक्रेन जा रहे हैं, वो इसी ट्रेन का सहारा ले रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की है। अपनी यात्रा के दौरान रेल फोर्स 1 के एक कंपार्टमेंट में कॉन्फ्रेंस टेबल पर काम अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की है। 24 फरवरी 2024 को यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे होने पर इसी ट्रेन से जॉर्जिया मेलोनी कीव पहुंची थी। तीसरी तस्वीर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री मारिया ड्रैगी और जर्मन चांसलर ओलफ सोल्ज की है। जून 2022 में तीनों एक साथ कीव पहुंचे थे और इसी ट्रेन में सफर किया था। और अब प्रधानमंत्री मोदी भी इसी रेल फोर्स 1 में 10 घंटे सफर करके यूक्रेन के कीव पहुंचेंगे और 10 घंटे की यात्रा करके वापस लौटेंगे। मतलब रणभूमि में प्रधानमंत्री मोदी 20 घंटे ट्रेन की यात्रा करेंगे, 20 घंटे ट्रेन पर रहेंगे। आपके देश के प्रधानमंत्री अगर इतना जोखिम उठाकर किसी देश जा रहे हैं तो एक एक तस्वीर दिखाना जरूरी होता है, समझाना जरूरी होता है। आज पोलैंड की तस्वीर दिखाई है, कल यूक्रेन की खबर बताएंगे। फिलहाल अगली खबर क्या है, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और अगली खबर यह है कि ममता बनर्जी सरकार पर एससी और सीबीआई दोनों सख्त हैं। क्यों सख्त हैं? पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि सीधे मुद्दे की बात में विस्तार न्यूज में लगातार हम आपको कोलकाता की खबर दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि पूरे देश में उबाल है, पूरे देश में गुस्सा है। डॉक्टर हड़ताल पर थे, मरीज परेशान थे। मामला सीधे आपसे जुड़ा हुआ था, इसलिए इस पूरे मामले की एक एक अपडेट आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे। कोलकाता रेप और मर्डर केस में बहुत लापरवाही हुई है भाई साहब, बहुत लापरवाही हुई है। अब जब सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की है तो परत दर परत लापरवाही से पर्दा उठ रहा है। सोचिए, एक डॉक्टर के साथ उसी के अस्पताल में हैवानियत हुई। इसके बाद वो कौन लोग थे जो इस हैवानियत को छिपाने में लगे, लीपापोती करने लगे, घटना स्थल से छेड़छाड़ की। इतनी लापरवाही देखकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई में कह दिया कि इतनी लापरवाही तो 30 साल में पहले कभी नहीं देखी। क्यों? किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोलकाता में डॉक्टर की रेप और हत्या के आज 14 दिन हो गए। रोज सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, अस्पतालों में मरीज परेशान हो रहे थे जब हड़ताल थी। उधर सीबीआई की जांच हो ही रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जिससे कोलकाता पुलिस के कारनामों पर से पर्दा उठ गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में हुए जघन्य कांड का संज्ञान खुद लिया और सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सब कुछ विस्तार से देख लीजिए, सब कुछ विस्तार से देख लीजिए। सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। स्टेटस रिपोर्ट देखकर, कोलकाता पुलिस के कारनामे देखकर सुप्रीम कोर्ट हैरान हो गई। घटना के बारे में 9 अगस्त की सुबह 6 बजे पता चला। पुलिस को 4 घंटे देरी से सुबह करीब 10 बजे सूचना दी गई। पुलिस ने सुबह 10:10 पर
अप्राकृतिक मौत की बात दर्ज की, लेकिन पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की और बिना एफआईआर दर्ज किए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाम 6 बजे से 7 बजे पोस्टमार्टम किया गया और रात को 8:30 बजे शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। और इन सब के बाद रात करीब 11:45 पर एफआईआर दर्ज हुई और रात करीब 11:35 पर घटनास्थल को सील किया गया। सोचिए, जिस जगह घटना हुई उसको 15.5 घंटे तक सील नहीं किया गया था। कोलकाता पुलिस ने सील नहीं किया था। इस मामले में याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी से हमारे सहयोगी अमृत तिवारी ने बात की है। वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। सुनाइए वकील साहब क्या कह रहे हैं। सीधे और तीखे सवाल पूछे गए स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से कि आपने जो पोस्टमार्टम के बाद है वो केस रजिस्टर किया था अननेचुरल डेथ का, तो वेस्ट बंगाल द्वारा स्पष्ट किया गया कि नहीं, हमने पहले ही रजिस्टर कर लिया था, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ था। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी गंभीर और सख्त था कि अगर बाद में रजिस्टर हुआ है तो ये बहुत ही गलत है। तो क्लैरिफिकेशन दिया गया स्टेट द्वारा। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस इंसिडेंट का कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कोई भी बात करते हैं तो विस्तार से करते हैं। नियम क्या कहते हैं, इस पर हमारी टीम ने छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड पूर्व डीजी आर.के. विज से बात की है। सुन लीजिए आर.के. विज क्या कह रहे हैं। देखिए, जो सीन ऑफ क्राइम होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण प्लेस होता है। इन्वेस्टिगेशन जो हमारा कानून ये बोलता है कि जैसे आप अपराध पंजीबद्ध करें या सूचना मिलती है आपको किसी अपराध की, तो सबसे पहले आपको घटनास्थल पहुंचना है। अगर नहीं पहुंच पाता कोई तो उसको सुरक्षित रखना है। तो घटनास्थल को सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसीलिए कि वहाँ पर ट्रेस एविडेंस है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी के फिंगरप्रिंट्स हैं या कोई और एविडेंस है वहाँ पर, तो वो जितनी जल्दी आदमी पहुँचेगा या उसको सुरक्षित रखेगा तो वो एविडेंस को कलेक्ट किया जा सकता है। कोलकाता में जो हुआ उससे पूरा देश हैरान है और दीदी की पुलिस इस सवालों के घेरे में है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने भी कहा है कि 5 दिन बाद जांच सौंपी गई, 5 दिन बाद। इससे पहले घटनास्थल के साथ खूब छेड़छाड़ हुई। आपको वीडियो तो दिखाया ही था, कैसे रेनोवेशन के नाम पर अस्पताल के अंदर सेमिनार रूम के बगल में तोड़-फोड़ की गई थी। सोचिए, ये वर्दीधारी, इन पर लोगों को कितना भरोसा होता है कि ये हमारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन अब तो इन पर ही सवाल उठ रहा है। चलिए, जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर देख लीजिए। अगली खबर क्या है ये आपको बता देता हूँ। और अगली खबर क्या है, मुख्यमंत्री पीछे हैं और सामने लिखा है कानून हाथ में लोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना सख्त रवैया डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का क्यों है, ये पूरी खबर क्या है ये आपको बता देता हूँ। ये पूरी खबर आप समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बहुत बवाल हो गया है। पुलिस वालों पर पथराव हो गया है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर आरोपी का हवेली जैसा घर गिरा दिया है। क्या है पूरी खबर, क्यों हुआ है बवाल और क्यों सरकार इतनी सख्त है और अब तक क्या क्या हो चुका है, शुरू से अंत तक सब कुछ बताऊंगा विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। समुदाय पर आपत्तिजनक बयान के विरोध में मध्य प्रदेश के छतरपुर में बड़ी संख्या में लोग सिटी कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। इसी बीच भीड़ और पुलिस के बीच बातचीत बहस में बदल गई। उग्र भीड़ देखते ही देखते हिंसक हो गई और पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि भीड़ में कुछ लोग अपने साथ हथियार भी लेकर आए थे। हथियार से पुलिस वालों पर हमला भी किया गया। बवाल में सिटी कोतवाली थाने के टीआई और 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों का इलाज चल रहा है। उपद्रव करने वाले भीड़ ने थाने में खड़े सरकारी वाहनों से भी तोड़फोड़ की है। गाड़ियों को पूरी तरह से तोड़ दिया। घटना के बाद कलेक्टर और एसपी समेत पूरा जिला प्रशासन की टीम सिटी कोतवाली थाने पहुंची। पुलिस ने कल क्या कहा था, पहले वो सुन लीजिए। कम से कम 300-400 लोगों की भीड़ ज्ञापन देने आई थी। भीड़ एकदम से उग्र हुई और उन्होंने पथराव चालू किया और कम से कम ये जो घटनाक्रम था ये कम से कम 5-10 मिनट थाने में चला। पुलिस फोर्स ने भी रिटेलिएट किया, कुछ 2-3 अश्रु गैस के गोले भी छोड़े। हमारे टीआई साहब को चोट लगी है। अभी हम कानून व्यवस्था की नजरिए से एसपी साहब और हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, फिर जैसा भी होगा और अपडेट हम देंगे। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। मौके पर शांति व्यवस्था को बहाल किया गया। फिलहाल इलाके में पूरी तरह से शांति है, जो अच्छी बात है। स्थितियां पुलिस के काबू में हैं। ये तो रहे
पूरे बवाल की खबर ये रही। और अब बारी थी पुलिस के एक्शन की। चलिए ये भी आपको विस्तार से बता देते हैं। पुलिस के एक्शन से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरी घटना का संज्ञान ले लिया। सीएम मोहन यादव ने उच्च अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सख्त कार्रवाई के सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके साफ कहा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में ले, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने पुलिस के उच्च अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोषियों की जल्द पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सीएम के निर्देश के बाद एमपी पुलिस ने अपना एक्शन और तेज कर दिया है। पुलिस ने 46 नामजद यानी कि ऐसे लोग जिन उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। इसके बाद आज ही पुलिस ने हिंसा के आरोपी के घर बुलडोजर भी चला दिया है। आज ही ये 2 तस्वीरें देखिए, कैसे एमपी के छतरपुर में एक चमचमाता बंगला देखते ही देखते खंडहर में तब्दील हो गया। देखिए कितनी बड़ी हवेली है और आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर पूरी हवेली को तोड़ दिया। पुलिस ने घर को गिराने के साथ ही घर में खड़ी गाड़ियां भी तोड़ दी है। पूरी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बताएंगे किसका घर है जिसे तोड़ा जा रहा है। देखिए। छतरपुर में एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है। कल जिस तरह से पत्थरबाजी उपद्रवियों द्वारा की गई थी, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो ज्ञापन देने गए थे वहां पर उपद्रव किया था, कोतवाली थाने में पथराव किया था। पूर्व सदर हाजी शहजाद अली को आरोपी बनाया गया है और आप उनके मकान पर आलीशान ये बिल्डिंग देख रहे हैं। आलीशान बिल्डिंग को जमींदोज किया जा रहा है। यहाँ पर तीन जेसीबी LNT वाहन लगे हुए हैं जो इस मकान को जमींदोज कर रहे हैं। आप हमारे पीछे सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये उनका नया मोहल्ला स्थित निवास है और निवास पर ये इस तरह की आलीशान बिल्डिंग पर जेसीबी चल रही है, LNT चल रही है और इस मकान को जमींदोज किया जा रहा है। अवैध जो निर्माण था उसका जो है अतिक्रमण मतलब ये बनाया गया था, जो अवैध रूप से बनाया गया था, तो उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए लगभग आप लोगों को ज्ञात भी होगा 50 से अधिक उपद्रवियों को पूछताछ के लिए थाने में हाजिर किया है और उसमें से लगभग 20 से 20 के लगभग को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। आपको पता है, यह हवेली छतरपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली की। पुलिस का आरोप है कि कल उपद्रवी भीड़ का नेतृत्व हाजी शहजाद ही कर रहा था। हाजी शहजाद छतरपुर में जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। आज पुलिस ने आरोपी के जिस बंगले को तोड़ा है वो करीब 20,000 वर्ग फीट में बना था। आरोपी हाजी शहजाद अली घटना के बाद से ही फरार है। पुलिस शहजाद की तलाश कर रही है। पुलिस ने घटना के कुछ आरोपियों को आज गिरफ्तार भी कर लिया है। अब क्योंकि पूरा मामला इतना बड़ा हो गया है तो राजनीति ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है, सुना दीजिए। और किसकी वजह से किसकी गलती है इसकी जांच होना जरूरी है, पर जिस तरह से बुलडोजर लेके किसी व्यक्ति का घर तोड़ दिया गया है, जब तक जांच पूरी ना हो तब तक आप इस परिणाम पे नहीं पहुंच सकते कि दोषी वही व्यक्ति था। अगर दोषी है तो निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की गई उससे लगता नहीं कि पूरी तथ्यात्मक जानकारी उन लोगों ने एकत्रित करी होगी। और छतरपुर की कार्रवाई पर शासन ने बहुत जमकर कार्रवाई की है। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन ले, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियम अनुसार काम होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पूरा पालन होगा। अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग तोड़ दिए जाएंगे। ध्यान रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार काम करती है। राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन मोहन सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हो गया है। आगे जो भी अपडेट होगा विस्तार से इसी तरह से बताएंगे। फिलहाल अगली खबर क्या है ये बताने का समय हो गया है, तो चलिए अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। आज देश भर में कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया है और ईडी के खिलाफ देश भर में न केवल कांग्रेसी निकले हैं बल्कि नेताओं के बयान भी आए हैं। और क्यों प्रदर्शन हो रहा है ईडी के खिलाफ, कांग्रेस देश भर में क्यों प्रदर्शन कर रही है, विस्तार से चलिए आपको बता देते हैं।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आज कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। कहां प्रदर्शन हुआ, कहां प्रदर्शन हुआ, अब तस्वीर देखते जाइए। दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, शिमला और इम्फाल की तस्वीर दिखा रहा हूं। देश के कोने कोने की तस्वीर है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी का विरोध करने सड़क पर उतर आए थे। बैनर पोस्टर लेकर नारे लगा रहे थे। बहुत बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी में थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जमकर हल्ला बोला। कहीं कहीं तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोक झोंक भी हुई। कल SC/ST आरक्षण को लेकर भारत बंद था। आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, मतलब आम लोगों को ये भारत बंद और प्रदर्शन के चक्कर में काफी नुकसान झेलना पड़ा है। कैसा रहा कांग्रेस का ये देशव्यापी प्रोटेस्ट, पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। रिपोर्ट दिखाइए। चेयरमैन कोई भी हो, जेपीसी में जो सच निकल कर आता है वो सच निकल कर आता है। अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो जेपीसी का गठन होना चाहिए। इस देश के लोगों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। हम ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी एक मांगते हैं इसके ऊपर। पूरी तरीके से अडानी और सेबी प्रमुख पूरी तरीके से देश के सामने एक्सपोज हो, जनता जाने। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बचा के काफिले क्यों लुटे? हमें रहजनों से गरज नहीं, मेरी रहबरी का सवाल है। अडानी पर बहुत गुस्से में है कांग्रेसी। बहुत बड़ी संख्या बताकर कह रहे थे कि अडानी के शेयर में भारी गिरावट की वजह से लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। यही कह रहे हैं कि सरकार का संरक्षण मिला हुआ है अडानी समूह को, इसलिए ये सब हो रहा है। अब मध्य प्रदेश की तस्वीर देख लीजिए। भोपाल में गजब का नज़ारा देखने को मिला है। दो तस्वीर दिखा रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए। जब विरोध करते हुए थोड़ा उग्र हुए तो पुलिस वालों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। खूब वाटर कैनन चला। ईडी कार्यालय के बाहर जीतू पटवारी जैसे बड़े नेताओं के साथ बहुत कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस दफ्तर से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से व्यापम चौराहे तक पहुंचे, जहां बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं का संबोधन किया, जिसके बाद पैदल मार्च करते हुए ईडी दफ्तर के लिए निकल गए। लेकिन बोर्ड ऑफिस के चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। अब ये वाली तस्वीर भी देख लीजिए। आरिफ मोहम्मद कांग्रेसी विधायक हैं, हाथ में बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब वाटर कैनन का फोर्स पड़ा तो बैरिकेडिंग के नीचे गिर गए। एक बार पूरा वीडियो दिखा दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको आरिफ मसूद दिखाई दे रहे थे, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े थे और गिर गए थे। भोपाल में बहुत हुआ है, प्रदर्शन में बहुत बवाल हुआ है, राजनीति भी खूब हुई है। सब कुछ रिपोर्ट में देख लीजिए। रिपोर्ट दिखाई जरा। ये सरकार डरपोक सरकार है। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हमेशा राजक तत्वों के साथ खड़े रहते हैं। वो नरेंद्र मोदी अपने आप को ईमानदार कहता था, वो नरेंद्र मोदी से करप्ट कोई देश का प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। इस सदी का एक सबसे बड़ा एक तरह से घोटाला है। खाऊंगा ना खाने दूंगा, 2 लोगों को सब खिला दिया। चलिए अब रायपुर की भी तस्वीर दिखाते हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ के एक से एक कांग्रेसी दिग्गज विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। भूपेश बघेल, दीपक बैज सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। सुबह सुबह रायपुर में हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ईडी के विरोध में सड़क पर उतर आई थी। अभी वाली तस्वीर भी देखिए। ईडी कार्यालय के पास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। जब कांग्रेसी पहुंचे तो पुलिस के जवानों कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोकने का पूरा प्रयास किया, पुलिस के जवानों ने। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल और दीपक बैज को कंधों पर उठा लिया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म रही। कांग्रेस ने जब प्रदर्शन किया तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ईडी कार्यालय का घेराव शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करना बंद करे और अडानी और अंबानी पे कार्रवाई करे। ईडी जो अपने मन से
सिर्फ कांग्रेस के लोगों को परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो इस देश का पैसा खाना चाहते हैं। अभी अडानी के रास्ते में आया, पहले छापा मारो, उसके बाद उसे सौंप दो। माहौल बहुत गर्म था और नेता बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस के प्रदर्शन पर क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता अमित चिमनानी, ये भी सुना दीजिए। सुनाइए भाई, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है इस प्रदर्शन पर। अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस के रूप में अंग्रेज जीवित हैं। भारतीय एजेंसी है सेबी, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हिंडनबर्ग विदेशी एजेंसी, उस पर विश्वास कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? कि कांग्रेस के लोग देश में आर्थिक अराजकता फैलाने का बहुत बार प्रयास कर चुके हैं। करोड़ों इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाएं और देश में एक वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो, कांग्रेस यही चाहती है, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में नहीं आ रही है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि सत्ता के लिए इन्होंने देश का बंटवारा तक कर दिया है। बहुत बड़ा आरोप लगाया है अमित चिमनानी ने। विदेशी ताकतों पर ज़्यादा विश्वास करने की बात कह रहे थे। वैसे बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर पार्टी के निर्माण को लेकर विदेशी कहलाने का आरोप लगाती रहती है। मध्य प्रदेश की एक और खबर देख लेते हैं, और खबर कहां से है? इंदौर से है। क्या है खबर? महिला मैकेनिक वाली गैरेज देखिए। ये कुछ थोड़ी अनोखी खबर है, इसलिए हमारी टीम ने सोचा कि आज 8 बजे विस्तार से आपको दिखा दें। गाड़ी लेकर गैरेज जाते हैं। पहले तो सिर्फ गाड़ी खराब होती थी तो जाते थे, अब तो गाड़ी का मॉडिफिकेशन कराने भी मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं। चलिए एक बात बताइए, मैकेनिक सुनकर आपके दिमाग में क्या क्या आता है? बस पूछ रहा हूं। मैं तो जहां भी जाता हूं वहां कोई ना कोई पुरुष से मिला है, लेकिन आज आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाऊंगा। अच्छी तस्वीर। खबर इंदौर से आई है। इंदौर में महिला मैकेनिक काम कर रही हैं, और सुनते जाइए। कोई 1-2 महिला मैकेनिक नहीं है, पूरा का पूरा गैरेज ही महिलाएं चला रही हैं। कल ही फेमिनिज्म पर एक रिसर्च दिखाया था कि भारत में महिला और पुरुष में समान अधिकार को चाहने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। अरे जब ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आएगी तो फिर नंबर 1 पर रहना तो बनता है भारत का। बहुत सुंदर तस्वीर है ये। तस्वीर विकसित होते भारत की तस्वीर है, आगे बढ़ते भारत की तस्वीर है। बोर्ड देख लीजिए, गैरेज का बोर्ड है। क्या क्या लिखा है पढ़कर बताता हूँ। सबसे ऊपर लिखा है देश का पहला महिला मैकेनिक गैरेज। साइड में लिखा है समान सोसाइटी, समानता एवं बदलाव की पहल। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार संदेश है तमाम देश के लोगों को। देख लीजिए भाई, इंदौर है भैया, पूरे देश में नाम है इंदौर का, पूरे देश में। ये पहल महिला गैरेज यांत्रिकी ने की है। 100 महिला मैकेनिकों को तैयार किया गया है। बहुत बड़ी बात है। सफाई के बाद इंदौर सशक्तिकरण की मिसाल भी पेश कर रहा है। हमारी संवाददाता भी महिला हैं। मीनू ठाकुर खुद इस गैरेज पर पहुंची थी, ये रिपोर्ट बनाकर लाई हैं। दिखाइए भाई, मीनू ठाकुर क्या दिखा रही हैं महिला गैरेज से। देश का एकमात्र ऐसा महिला गैरेज है जहां पर सिर्फ फीमेल स्टाफ। लड़की हूँ तो क्या, लड़कियां कितनी सारी चीजें कर रही है, तो मैं इसको करना चाहती थी। बहुत खुश है, और अब तो मेरे भाई की गाड़ी भी मेरे पास ही आती है। और मम्मी को लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन पापा को पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। मतलब रिश्तेदार भी यही कहते हैं ना कि यही काम था क्या, महिलाएं मतलब पीछे नहीं रहे, आगे बढ़े। एक बहन कह रही है मेरे भाई की भी गाड़ी यहीं आती है बनने के लिए। अच्छी बात है, कोई भी काम हो वो महिलाओं में अलग ही आत्मविश्वास भर देता है। विस्तार न्यूज़ ने इन महिलाओं से बात की। चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास नजर आ रहा था। बड़े गर्व से कह रही थी कि यही काम सीखना था, और सोसाइटी की बिना परवाह किए आज पैसा और नाम दोनों कमा रही हैं। शुरुआत में घर वालों ने थोड़ा मना जरूर किया, लेकिन किसी की माँ, किसी के पति और किसी के पिता ने बहुत सपोर्ट किया, जिस वजह से आज ये महिलाएं बड़े सम्मान के साथ समाज में सिर उठाकर मैकेनिक का काम कर रही हैं। इतनी शानदार पहल पर डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। सुनाइए डायरेक्टर क्या कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं का जो गैराज है ये कंपनी के रूप में डेवलप हो, इनकी अपने कंपनी रजिस्टर्ड किए और महिलाएं खुद अपनी कंपनी चलाए, उसमें कोई पुरुष की ज़रूरत नहीं हो, महिलाएं खुद अपनी कंपनी संचालित करें। और ये बाकी जो कंपनियां उसकी भी डीलरशिप ले सकती है, TVS, सुजुकी अलग। तो एक तरह से महिला मैकेनिक गैराज समाज को बता पाए कि वो जेंडर के आधार पर काम का बंटवारा है कि महिलाएं और पुरुष के आधार पर वो बंटवारा खत्म भी हो, कि भाई महिलाएं है वो सब कुछ कर सकती। बड़ी बात कह रहे हैं राजेंद्र बंधु जी।
स्त्री कुछ भी कर सकती है। आज मैकेनिक है, कल पूरा कंपनी महिलाएं चलाएंगी, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। लेकिन आपको पता है महिलाओं की रोजगार और आर्थिक अवसर तक की पहुंच में टॉप पर कौन है? सब कुछ बताते हैं, देखते चलिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, 189 देशों की रिसर्च है, देख लीजिए। महिला व्यवसाय और कानून 2018 नाम की रिपोर्ट में जिसको सबसे टॉप पर रखा गया है, उसमें सबसे पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया को 100 में से 94.9 अंक दिया गया है। दूसरी पोजीशन कनाडा का है, नंबर जान लीजिए, नंबर 94.5 दिया गया है। तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड को 93.6 नंबर दिया गया है। चौथे नंबर पर स्पेन है, स्पेन को 92.9 अंक दिया गया है। पांचवें स्थान पर मैक्सिको है, मैक्सिको को 92.8 नंबर दिया गया है। भारत इस रिसर्च में 62.6 अंक के साथ 102 नंबर पर है। और सबसे अंतिम में भी जान लीजिए, सबसे अंतिम में यमन है 24.2 अंक के साथ। तो अपने भारत की स्थिति देखिए और 102 नंबर से ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। ये अच्छी पहल है। ये तभी सफल होगा जब महिला गैरेज जैसे महिलाओं को उनके ही परिवार जैसा सपोर्ट मिलेगा। यही हालत सुधारने के लिए केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग योजनाएं ला रही हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना भी महिलाओं को सशक्त कर रही हैं। महिलाएं पैसा जुटाकर कोई ना कोई छोटा बड़ा काम शुरू कर रही हैं। और अब तो छत्तीसगढ़ में भी महतारी वंदन योजना के जरिए महिलाओं को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री का लखपति दीदी बनाने का सपना भी धीरे धीरे विकसित भारत की ओर कदम है। ऐसे में इंदौर की ये तस्वीरें प्रेरणा देने वाली हैं। ये वीडियो उस बात को सच साबित कर रहा है जिसमें लोग कहते हैं आजकल बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं। इन महिलाओं को सलाम है विस्तार न्यूज़ का। चलिए अब अगली खबर क्या है ये भी आपको बता देते हैं। अगली खबर क्या है? प्रदर्शन में गई थी विधायक जी, भीड़ ने भगा दिया। अब ये क्यों भगा दिया भीड़ ने? प्रदर्शन में शामिल होने गई थी, ये पूरी खबर आपको बता देता हूँ। चलिए, कल भारत बंद था, पूरी स्टोरी दिखाई थी हमने विस्तार से, सब कुछ दिखाया था। कहाँ कहाँ प्रदर्शन हुआ, कहाँ कहाँ बवाल हुआ, कहाँ एसडीएम मार खा गए, कहाँ स्कूल बस को पलटाने की कोशिश की गई, ये सब कुछ दिखाया था। देश के हर कोने से जो आई थी तस्वीर वो आपको दिखाया था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तो हर तस्वीर विस्तार से दिखाई। किन किन राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया, कहाँ आगजनी हुई, कहाँ लाठी डंडे चले, सब कुछ बताया था। आज सीधे मुद्दे की बात में एक वायरल वीडियो की बात करूंगा जिसकी चर्चा खूब हो रही है और ये खूब वायरल हो रहा है। पहले तस्वीर देख लीजिए। इनका नाम अनिला भेड़िया है, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। बालोद जिले के डोंडी की घटना है। कल जब भारत बंद था तो इसका समर्थन करने के लिए अनिला भेड़िया सर्व आदिवासी समाज के बीच पहुंची थी। एकदम से अचानक पहुंच गई थी, आदिवासियों के सुर में सुर मिलाने पहुंच गई थी, अपनी आवाज बुलंद करने पहुंची थी। लेकिन जो हुआ उसकी चर्चा आज खूब हो रही है। वीडियो देख लीजिए, दिखाइए जरा वीडियो विस्तार से दिखाइए। देख लिया आपने? अनिला भेड़िया के समर्थन में जब कार्यकर्ता ने माइक थामा तो आदिवासी समाज ने एकदम से विरोध कर दिया। देख लीजिए अब पूरा वीडियो दिखाइए। आज की वही आज तक बिना बुलाए आ गए जनता पैसा माइक बंद करो, वापस जाओ। पूरा आक्रोश भरा हुआ था लोगों में। पुलिस शांत करवाती दिख रही थी लेकिन लोग मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आदिवासी समुदाय यही आरोप लगा रहे थे कि खुद की जब सरकार थी तो आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। आज विरोध प्रदर्शन में राजनीति की रोटी सेकने पहुंच गई हैं। इस वीडियो को छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी पोस्ट किया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए देखिए क्या लिखा है। क्यों भूपेश जी, आप तो कहते थे कि हमारे शासनकाल में जनता खुश थी, लेकिन यहाँ तो कुछ उलट ही दिखाई दे रहा है। आपकी सरकार में मंत्री रही अनिला भेड़िया को जनता किस प्रकार से कार्यक्रम से भगा रही है, यह आपके शासनकाल के काले अध्याय को दर्शाता है कि आपके राज में जनता पूरी तरह से त्रस्त थी। ये सारी बातें बीजेपी ने लिखी। अब अनिला भेड़िया का क्या रिएक्शन है वो भी आपको सुनाना जरूरी है। क्या कह रही हैं अनिला भेड़िया इस घटना पर, ये भी सुनाइए। बिल्कुल, ये बीजेपी के मनगढ़ंत कहानी है। मैं तो समाज के व्यक्ति हूँ और समाज के जो भारत बंद था उसके समर्थन में गई थी।
अब उसमें व्यक्तिगत कोई कुछ बोल रहा है तो उसको मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। व्यक्तिगत तीखी टिप्पणी की बात कर रही थी कि व्यक्तिगत तीखी टिप्पणी थी, अपने सरकार के कामों को गिनवा रही थी। अमित चिमनानी क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए, बीजेपी का रिएक्शन सुनाइए भाई। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस से सभी वर्ग नाराज हैं। आदिवासियों के खिलाफ ऐसे कई निर्णय कांग्रेस ने लिए जिसमें आदिवासी महिला को राष्ट्रपति न बनने देना, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर अपमानित करना, आदिवासियों को पंक्चर बनाने की सलाह देना, आदिवासियों के साथ हर प्रकार का अत्याचार कांग्रेस ने किया है। बहुत एक एक करके कांग्रेस का कारनामा गिनवा रहे थे, कहां कहां आदिवासियों का अपमान किया है, सब कुछ बता रहे थे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? मृगेंद्र पांडे। मृगेंद्र पांडे, आज आप रायपुर में हैं और मैं भोपाल में हूं, लेकिन बात उसी तरह से होगी जैसे होती थी। चलिए बता दीजिए, इस पूरे मामले में जो सियासत हो रही है और जिस तरह से भगाया गया और फिर भूपेश बघेल के शासनकाल में किए गए काम तक पहुंच गया है, ये मामला बढ़ेगा या थम जाएगा? कितनी चर्चा है प्रदेश में इसको लेकर? देखिए, अनिला भेड़िया को जिस तरीके से भगाया गया या ये कहें कि उनका विरोध किया गया, उसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश में है। आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, आदिवासी वर्ग की नाराजगी को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि सरगुजा में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई और बस्तर में जहां 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास थी, सिर्फ 4 सीट बचा पाए, उसमें एक सामान्य वर्ग की है। तो आदिवासियों की नाराजगी तो पूरे प्रदेश में आप पिछले चुनाव में देख चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भी देखा कि आदिवासी वर्ग जो है कांग्रेस से नाराज है, क्योंकि आदिवासी वर्ग के लिए जो आरक्षित सीट थी उसमें भी कांग्रेस को हार मिली। अभी जिन बातों का जिक्र भाजपा कर रही है उसका जिक्र वो चुनाव के समय भी करते थे। आदिवासियों के अपमान की बात, राष्ट्रपति को वोट न देना, तमाम मुद्दे थे जिस पर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती रही और आज एक बार फिर उसको मौका मिला है तो कांग्रेस को घेर रही है। जी चलिए, तो कुल मिलाकर आदिवासियों ने भगाया और अपने प्रदर्शन से भगाया, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मौका मिल गया। तो एक तरफ जो काम गिनवा रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रहे हैं और भूपेश बघेल पर तंज कस रहे हैं कि आपकी सरकार में। कुल मिला के राजनीति का एक अच्छा मुद्दा मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र भाई। चलिए अगली खबर क्या है? अगली खबर आपको बता देते हैं। IAS IPS लोगों का निरीक्षण वाला वीडियो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज कौन पहुंचा है? स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं। देखिए, लोअर टी शर्ट में। आपकी बहुत चिंता है, आम लोगों से बात कर रहे हैं। अच्छी खबर है, आज आपको स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल खुद अस्पतालों के निरीक्षण के लिए पहुंच गए। सुबह 6:30 बजे ही उन्होंने अस्पताल के विभागों के निरीक्षण की शुरुआत कर दी। स्वास्थ्य मंत्री जॉगिंग के ड्रेस में लोअर और टी शर्ट पहने हुए हैं। एक के बाद एक रायपुर के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। अस्पतालों के निरीक्षण की शुरुआत मेकाहारा अस्पताल से हुई। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जब अस्पताल परिसर में दाखिल हुए तो वहां हेल्प डेस्क पर उन्हें कोई नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी की क्लास लगा दी। मरीजों को मिलने वाले खाने पीने की चीज़ों की भी उन्होंने जांच की। खाने पीने की चीज़ों की गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट का भी निरीक्षण किया मंत्री जी ने। इसके बाद वह मेडिसिन डिपार्टमेंट में पहुंचे। यहाँ लोग उन्हें बाहर फर्श पर लेटे मिले। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सभी लोगों से बातचीत की, लोगों से उनका हालचाल पूछा, कई लोगों की समस्या का समाधान भी किया। विस्तार न्यूज से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है सुन लीजिए। रोहित मिश्रा ने बात की है मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से सुबह 6:30 बजे। सुनाइए जरा। सर, एक बहुत बेहतर फैसला कि स्वास्थ्य सुविधाओं को समझा जाए। देखिए, आम जनता में हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के प्रति भरोसा बढ़ सके, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, स्वास्थ्य की सुविधाओं पर लगातार गंभीर हैं और आने वाले समय में यहाँ बेहतर और व्यवस्थाएं बन सकें, ऐसी प्रयास हम कर रहे हैं। सर, यहाँ पे कुछ मरीज भी आपको मिले जिनके एक शव की समस्या थी, शव नहीं ले जा पा रहे थे। इसके अलावा एक और जो बालाघाट से आए हुए थे। नहीं, वो शव की जो 5 बजे भोर में ही मृत्यु हुई है, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया के अनुसार उसकी प्रक्रिया पूरी होनी होती है, उसमें 1-1.5 घंटे लग जाते हैं और उनके परिजन भी कुछ लोगों का वो लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही आते हैं तो
एक आध घंटे में उनको सब वाहन उपलब्ध होगा, ऐसा अस्पताल प्रबंधन ने कहा। आधुनिक व्यवस्थाएं किचन में भी ठीक दिख रही थी। व्यवस्थाएं ठीक दिख रही है और औचक निरीक्षण करने के माध्यम से कहीं न कहीं जो व्यवस्था है उसको और बेहतर करने का प्रयास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपके नेता, मंत्री, विधायक और हाँ अफसर भी अगर इसी तरह से निरीक्षण करने लगें तो बहुत सारी सरकारी व्यवस्थाएं तो ऐसे ही दुरुस्त हो जाएंगी, सड़क पर निकल जाएं। मंत्री आपके, नेता आपके, सांसद आपके सड़क पर निकल जाएं, सड़क पर गड्ढों को देख लें और अपनी गाड़ी अगर चल रही हो तो कम से कम उसे महसूस करके गुस्सा हो जाएं, अधिकारियों को फ़ोन लगा दें, सड़क बना दो। कितनी अच्छी बात है। अस्पतालों में चले जाएं, खुद इलाज कराने चले जाएं और अस्पताल में जाकर देखें वहाँ व्यवस्थाओं में खामियां हैं तो सीधे व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदारों को बुलाएं और कहें भाई साहब ये क्यों। अगर इस तरह से ये खबर है, आज हमको खबर के तौर पर दिखाना पड़ रहा है, लेकिन सोचिए अगर हर नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, अफसर इसी तरह से अपने अपने विभाग का औचक निरीक्षण करते रहें और जाकर समय समय पर जो गलतियां हो रही हैं उससे सुधारते रहें तो व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हो जाएंगी। सोचिए, ये खबर मुझे इसलिए अच्छी लग रही है कि इसी तरह से हर जिम्मेदार नागरिक, हर जिम्मेदार नेता, हर जिम्मेदार अफसर अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए तो बहुत सी खामियां तो केवल देख रेख से ही दूर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अस्पताल परिसर से निकलने के बाद सीधे हॉस्टल पहुंचे। रास्ते में पुराने हॉस्टल की बिल्डिंग मिली। स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत पुराने बिल्डिंग को गिराने का आदेश दे दिया। बड़े बड़े फैसले भी लिए आज श्याम बिहारी ने। हॉस्टल के अंदर भी कई कमियों और समस्याओं पर भी उन्होंने जल्द काम शुरू करने का निर्देश दिया है। अब स्वास्थ्य मंत्री आए थे तो अपने इंटर्न डॉक्टर्स आपको कैसे रोक पाते। उन्होंने भी स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने आर्मी से रिटायर्ड अफसर को सुरक्षा के लिए नियुक्त करने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री के इस रवैये और आश्वासन से इंटर्न डॉक्टर काफ़ी खुश नजर आए और कहा कि हमें स्वास्थ्य मंत्री की ये पहल अच्छी लगी। इंटर्न डॉक्टर क्या कह रहे हैं मंत्री जी से मिलकर, ये भी सुन लीजिए। सुनाइए भाई। सर, जिस तरह से हमसे आकर मिले हमें अच्छा लगा कि मतलब उनका हमारे प्रति इतना चिंतन है कि वो आए, खुद हमारे हॉस्टल का हर कमरे, हर यहाँ तक कि टॉयलेट तक का निरीक्षण किया उन्होंने। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो भी अवस्था जैसे गार्ड्स की नहीं है, बंदूक वाले गार्ड्स की व्यवस्था करने की उन्होंने आश्वासन दिया है, ट्रेंड गार्ड्स, और बाकी जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको भी सुधार करने के लिए कदम उठाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री के इस निरीक्षण के प्रमुख पहलू क्या रहे ये भी आपको बता देता हूं। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने निरीक्षण के दौरान कई कमियां देखी जिसको लेकर अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई। इस दौरान लोगों की समस्याओं का उन्होंने समाधान किया। 700 बेड वाले नए बिल्डिंग के काम को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया। साथ ही अस्पतालों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति करने की भी बात कही। अच्छी पहल है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का ये कदम सराहनीय है। मरीजों और मेडिकल के छात्रों को इससे जरूर हौसला मिलेगा और अस्पताल के प्रबंधन में होने वाली लापरवाही पर भी नियंत्रण लगेगा। चलिए अब अगली खबर बता देता हूं। और अगली खबर क्या है, आज इस पर रिसर्च है, चाय पर। एक चाय मैं भी रखता हूं, जब बुलेटिन करता हूं तो बोलते बोलते कई बार गला सूख जाता है, तो एक चाय रखता हूं। एक चाय में कई बार पूरा बुलेटिन खत्म हो जाता है, कई बार दूसरी चाय मंगानी पड़ती है। लेकिन क्या है, चाय पिएंगे तो ज़्यादा जिएंगे। सच है क्या? ऐसा सच है तो पी लेता हूं। रिसर्च के दौरान अगर चाय पीने से ज़्यादा जीना है तो चाय पीना जरूरी है। आज चाय पर रिसर्च लेकर आया। बहुत लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई होगी। ऑफिस में काम ज़्यादा हो जाए तो दोस्तों के साथ जाकर एक कप चाय पी लेते होंगे। घर में कोई मेहमान आए तो सबसे पहले चाय पानी ही पूछते हैं। हमारे आपके आस पास ही चाय प्रेमी बहुत होंगे। कई चाय प्रेमी इस वक्त मुझे देख भी रहे होंगे और सोच रहे होंगे क्या रिसर्च लेकर आए हो भाई। तो चलिए बता देते हैं, पूरी खबर बता देते हैं। हर घर में सुबह और शाम एक एक चाय तो हो ही जाती है। कोई काली चाय पीता है तो कोई दूध वाली चाय पीता है, लेकिन चाय पीते जरूर हैं। पर क्या आप जानते हैं चाय पीना कितना अच्छा है? दुनिया में कितना चाय पिया जाता है, भारत में कितने लोग चाय पीते हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा चाय पिया जाता है, लेकिन चाय सबसे ज़्यादा किस देश में उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा किस देश में चाय पिया जाता है, इस पर जर्मनी के
स्टेटिस्टा कंज्यूमर सर्वे टीम ने रिसर्च किया है। सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले देश में भारत नहीं है। भारत का स्थान 5वें नंबर पर है। भारत में 10 में से 7 लोग चाय पीते हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। लेकिन टॉप पर कौन है ये जान लीजिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय तुर्की में पी जाती है। तुर्की में 87% लोगों के घर चाय पीते हैं। दूसरे नंबर पर केन्या है। केन्या में 83% लोग चाय पीते हैं। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान में 82% लोग चाय पीते हैं। चौथे नंबर पर मोरक्को है। मोरक्को में 79% लोग चाय पीते हैं। 5वें नंबर पर भारत है। देखिए, जब मैं चाय की खबर बता रहा हूं तो हमारे सहयोगी जमशेद हैं, कैमरे के पीछे बहुत सारे साथी हैं, वो सब देख रहे हैं। कह रहे हैं चाय पीने छत में जाना पड़ता है भाई साहब, चाय की व्यवस्था यहीं करवाइए। आप समझ रहे हैं, कैंटीन में चाय पीने जाना पड़ता है। ये सब के अंदर एक उम्मीद जग गई है। 5वें नंबर पर भारत है। भारत में 70% लोग चाय पीते हैं। भारत चाय पीता कम है लेकिन पिलाता ज़्यादा है। रिसर्च का दूसरा टॉपिक चाय उत्पादन, खपत और निर्यात पर हुआ है। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय बाजार है। भारत में हर साल 16.6 अरब डॉलर चाय पर खर्च होता है। लेकिन पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर चीन है। दुनिया का सबसे बड़ा चाय मार्केट चीन है। चीन 111 अरब डॉलर खर्च होता है चीन में। चीन और भारत के बाद तीसरे नंबर पर जापान बड़ा बाजार है। 16.2 अरब डॉलर का बाजार है। चौथे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका 14.9 अरब डॉलर का बाजार है। चाय के लिए दुनिया में अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। कितने? अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। लेकिन चाय पीना आपके सेहत के लिए कितना अच्छा है ये भी आपको विस्तार से बता देता हूँ। चाय को लेकर रिसर्च हुआ है। इसमें चाय को लेकर जो रिसर्च हुआ है, चाय को सेहत के लिए नुकसान पहुँचाने वाला बताया गया है। लेकिन एक नया रिसर्च हुआ है, इसमें हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। चाय पीने से ज़िंदगी लंबी हो सकती है। हमेशा यही कहा जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं चाय कम पीना। लेकिन कैसे लंबा हो सकता है जीवन? क्या है रिसर्च, जान लीजिए। चलिए आपको बता देता हूँ। यूरोप के फेमस काली चाय पर रिसर्च हुआ है। यूरोप के, दूध वाली नहीं, सुन लीजिएगा, दूध वाली चाय पर नहीं। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बताया है, यूरोप के 5 लाख लोगों पर रिसर्च किया गया और 14 साल तक आंकड़े जुटाए गए। वैज्ञानिकों ने कहा कि चाय पीने वाले लोग, यानी रोज काली चाय पीने वाले लोग, चाय नहीं पीने वाले लोगों से ज़्यादा जीते हैं। रोजाना 2 या उससे ज़्यादा कप चाय पीने वाले लोगों में मौत का खतरा 9 से 13% कम रहता है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि काली चाय पीजिए, उम्र लंबी होगी, और दूध की चाय पीने वाले सावधान हो जाएं। चलिए आपको फिर से बता देता हूं किस नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको अब हर दिन ये बताता हूं कि आप हमसे इस नंबर पर जुड़िए तो आपको अपनी खबर भेजने में आसानी होगी। चलिए आपको बता देता हूं, ये देखिए भाई, 82 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 8282824982। कल मैंने ये नंबर बताया था और इस नंबर को बताने के साथ ही आप लोगों ने खूब भेजा है व्हाट्सअप, खूब भेजा है, खूब फ़ोन भी कर रहे हैं। फ़ोन मत करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। फ़ोन उठाते उठाते परेशान हो जाएं। कल से लेके आज तक फ़ोन नहीं करना है। आप अपनी पूरी समस्या 8282824982 पर व्हाट्सअप करिए। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता आपसे फ़ोन कर बात करेंगे, आपके पास पहुंचेंगे, आपकी समस्याओं को विस्तार से दिखाएंगे।